हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। और जैसा कि हम लास्ट प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, पार्ट 3 कविता ही थी, ठीक है। और आज हम पार्ट 4 हमारी 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 पार्ट 4 कविता लेकर आए हैं, आत्मकथ्य, जिनके कवि हैं हमारे छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। और यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, इनकी रचनाएं क्या हैं, क्या क्या उपलब्धियां हैं, कौन कौन से सम्मान इनको प्राप्त हुए। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी जन्म हुआ था सन 1889, मृत्यु सन 1937। जन्म स्थान काशी, पिता श्री देवी प्रसाद जी सुंघनी साहू। अन्य बातें हैं इनसे संबंधित। 12 वर्ष की अवस्था में पिता की मृत्यु जीवन कष्टों में बीता। जब बचपन में ही माता पिता बिछड़ जाते हैं तो बच्चे का जीवन बहुत कष्टों में बीतता है। ऐसा ही हुआ कुछ हमारे जयशंकर प्रसाद जी के साथ। काव्यगत विशेषताएं, छायावाद के प्रवर्तक, नए विचार, नई कल्पनाएं, नई शैलियां। इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई विधा प्रदान की, एक ऐसी विधा जिसके माध्यम से एक लिखा है ना, या छायावाद के प्रवर्तक, प्रवर्तक मीन्स स्थापित करने वाले। छायावाद की शुरुआत, ये मुख्य आधार स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। भाषा, आरंभ में ब्रज भाषा, बाद में खड़ी, शुद्ध संस्कृत, लाक्षणिक तथा मधुर भाषा। देखिए, ब्रज भाषा, चूंकि जन्म कहाँ हुआ था इनका, जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो ब्रज भाषा तो होनी ही थी। बाद में खड़ी बोली भी हुई, शुद्ध संस्कृत, लाक्षणिक तथा मधुर भाषा। मधुर भाषी थे, इनके व्यवहार में मधुरता झलकती थी। और इनकी कविताएं जब भी आप पढ़ेंगे, इनकी रचनाएं जब भी पढ़ेंगे तो काव्यगत विशेषताएं अनोखी नजर आती हैं। शैली, अनेक शैलियां, अलंकारों में नवीन उपमान, नए नए उपमान इन्होंने दिए, अलंकार का प्रतिमान स्थापित किया और अपनी कविताओं और अपनी रचनाओं के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ी। रचनाएं, काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि अनेक रचनाएं। ना केवल ये कवि ही बल्कि नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे, और भी कई इनकी ऐसी रचनाएं हैं जो युगों युगों से चली आ रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। अब देखिए, यहां पर ये चित्र जो आपको नजर आ रहा है, ये बस ऐसा ही नहीं है कि एक पत्ती है, छोटी पत्ती है, बड़ी है और वो सूख गई है। बेटा, ये जीवन चक्र है। जीवन चक्र अर्थात हमारी लाइफ, किस तरह से हमारा जीवन शुरू होता है और किस तरह से आगे बढ़ते 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 और यहां पर जाकर समाप्त हो जाता है। किस तरह से व्यक्ति इस जीवन काल में क्या क्या नहीं कर लेता, कहीं अहंकारी बन जाता है, कहीं अपराधी बन जाता है, कहीं बहुत अच्छे से अपने जीवन को बिताता है। ये हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करें। ये हमारे हाथ में होता है कि हम अपनी पहचान किस आधार पर करें। ये हमारे हाथ में होता है। आपने सुना होगा ना, आइडेंटिटी 2 प्रकार की होती है, अस्क्राइब्ड आइडेंटिटी और अचीव्ड आइडेंटिटी। अस्क्राइब्ड मीन्स जो हमें बाय बर्थ मिला है, जाति, धर्म, ठीक है, इस तरह की जो हमें माता पिता से प्राप्त हुई हैं, वो अस्क्राइब्ड है। और अचीव्ड आइडेंटिटी जो हम खुद अपने खासियत से या अपने गुणों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जीवन के चक्र में हमें बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलकर जीवन को जीना होता है, ताकि हम जो भी कार्य करते हैं उससे किसी को नुकसान ना पहुंचे और हमारे मन और मस्तिष्क में कभी अहम का भाव ना आए। जहां पर अहंकार आ जाता है वहां पर अभिमान के साथ साथ हमारा गर्त में जाना निश्चय हो जाता है, ठीक है। तो इस कविता में ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो आत्मकथ्य कविता है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आत्मकथ्य क्या है। आपने सुना होगा, आत्मकथा सुना होगा, जीवनी सुना होगा, अब यह है आत्मकथ्य। अंतर बता देती हूं आपको, जीवनी, आत्मकथा और आत्मकथ्य में क्या अंतर है। जीवनी किसी के द्वारा लिखी जाती है,
किसी की जीवनी लिखी जाती है, मान लीजिए आपने महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ी होगी और भी कई प्रसिद्ध जो रहे हैं उनकी मतलब जीवनी पढ़ी होगी, तो जीवनी में जन्म से लेकर मृत्यु तक का विवरण होता है। जैसे अभी अभी हमने जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी देखी, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, रचना, ये सब कुछ जीवनी में मृत्यु भी शामिल होती है। समझ में आया? बात करते हैं हम आत्मकथा की। अब आत्मकथा मीन्स स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा। यदि मान लीजिए मैं अपनी आत्मकथा लिखूं तो क्या मैं अपनी मृत्यु के बारे में लिख पाऊंगी? नहीं लिख पाऊंगी ना। तो आत्मकथा जो रहती है उसमें मृत्यु के अलावा सारी बातें शामिल करनी होती हैं, कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, कुछ भी हम उसको साइड में नहीं रख सकते कि चलो नहीं इसको नहीं लिखते हैं, किसी को पता चल जाएगा तो कोई क्या कहेगा, बहुत सारी बातें। लेकिन एक आत्मकथा तभी प्रमाणित मानी जाती है जबकि उसमें हर एक जीवन के प्रत्येक बिंदु को शामिल किया गया हो। जीवनी समझ में आई? मृत्यु से जन्म तक की कोई और लिखता है, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा। अब यहां है आत्मकथ्य। जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे कहा कि तुम तो इतने बड़े कवि हो, इतने प्रसिद्ध हो, क्यों ना तुम्हारी आत्मकथा लिखो, हम सबको कुछ तो शिक्षा प्रदान मतलब प्राप्त होगी। तो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि नहीं, मैं इतना भी कोई महान नहीं हूँ, मेरी आत्मकथा लिखने से भला किसी को क्या अच्छा लगेगा, किसी की क्या भलाई होगी। तो उन्होंने ना नुकुर करते हुए आत्मकथा तो नहीं लिखी, लेकिन आत्मकथ्य। आत्मकथ्य मीन्स स्वयं के द्वारा किया गया या बोला गया कथन, आत्मकथ्य। आत्मकथा और आत्मकथ्य दोनों अलग अलग हैं। आत्मकथा में संपूर्ण जीवन के जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, अच्छी बातें, बुरी बातें, सारी बातें शामिल करनी होती हैं, जबकि आत्मकथ्य उन्होंने लिखा है और अर्थात स्वयं के द्वारा कहे गए कथन, और इसमें उन्होंने क्या लिखा है आज हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने का निवेदन किया, जबकि जयशंकर जी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। इसीलिए उनके मित्रों के निवेदन का मान रखते हुए प्रसाद जी ने इस काव्य की रचना की और नाम दिया आत्मकथ्य, आत्मकथा नहीं। ठीक है, इस काव्य में उन्होंने जीवन के प्रति अपने अनुभव का वर्णन किया। उनके अनुसार यह संसार नश्वर है। नश्वर और शाश्वत दो शब्द आपने सुने होंगे। नश्वर अर्थात नष्ट होने वाला, शाश्वत मीन्स हमेशा रहने वाला, अमर। ठीक है, तो हमारा जीवन कैसा है? शाश्वत। यस, नश्वर, क्योंकि जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, हमारा जीवन नश्वर है। ओके, उनके अनुसार यह संसार नश्वर है क्योंकि प्रत्येक जीवन एक ना एक दिन मुरझाई हुई पत्ती सा टूटकर गिर जाता है। ठीक है, अभी अभी मैंने देखा, आपको बताया और आपने भी देखा होगा कि छोटी सी पत्ती जब आती है तो कोपल रहती है ना, छोटी सी कोपल, बढ़ते 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 वो पत्ती भी सूखकर पेड़ से गिर जाती है और उसका जीवन समाप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा भी जीवन है, सूखी पत्ती की तरह टूटकर गिर जाता है। उन्होंने इस काव्य में जीवन के यथार्थ एवं अभाव को दिखाया है। यथार्थ समझते हैं आप? यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविकता, रियलिटी। ओके, कि किस प्रकार हर आदमी कहीं ना कहीं किसी चोट के कारण दुखी है, फिर चाहे चोट वो प्रेमिका का मिलना हो, ना मिलना हो, या फिर मित्रों के द्वारा धोखा देना हो। हर एक के जीवन में प्रेयसी होती है, प्रेमिका होती है, चाहने वाले होते हैं, चाहने वाली होती हैं। प्रेम अनूठा है। जब हम रस पढ़ेंगे तो आपको और मैं डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह से रस और प्रेम की पराकाष्ठा क्यों सर्वोपरि है, और प्रेम का नाम जो है वो क्यों इतना पवित्र है, क्योंकि प्रेम निस्वार्थ होता है और जीवन पर्यंत चलता है। मोह और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर होता है। जहां पर मोह आकर्षण मात्र होता है कि कोई भी वस्तु जब तक उपयोगी है, जब तक सुंदर है, हमें वो अच्छी लगेगी, परंतु जैसे ही वो पुरानी हुई, उपयोगी नहीं हुई, हम उसको फेंक देंगे, ये मोह है। लेकिन प्रेम, प्रेम अर्थात सच्चा, निस्वार्थ। यदि हमें कोई अच्छा लगता है, जैसे माता पिता का प्रेम अपने बच्चों के प्रति, ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि क्या हुआ होगा उनके साथ, कैसा धोखा हुआ है, क्या मित्रों ने भी उनको धोखा दिया। देखते हैं क्या होता है। उनके अनुसार उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे लोग उनकी आत्मकथा सुनकर
वाहवाही करेंगे। उन्हें तो लगता है कि अगर उन्होंने अपने जीवन का सत्य सबको बताया तो लोग उनका उपहास उड़ाएंगे और उनके मित्र खुद को दोषी समझेंगे। कवि के अनुसार उनका जीवन सरलता एवं दुर्बलता से भरा हुआ है और उन्होंने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किया। देखिए, सोचिए, विचारिए कि एक इतने प्रसिद्ध, महान प्रसिद्ध युग प्रवर्तक, छायावाद के प्रवर्तक कवि स्वयं कह रहे हैं कि मैंने कोई इतना महान कार्य नहीं किया है। आपने वो दोहा सुना होगा ना, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मोल। जो वास्तविक रूप में बड़े होते हैं, जो वास्तविक रूप में प्रशंसनीय होते हैं, वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। ठीक वैसा ही किया है हमारे कवि प्रसाद जी ने। उनके अनुसार उनकी जीवन रूपी गगरी खाली ही रही है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में जहां एक ओर कवि की सादगी का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर उनकी महानता भी प्रकट होती है। क्योंकि जो महान होते हैं वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा तो नहीं करते हैं। ठीक वैसा ही किया है कवि जयशंकर प्रसाद जी ने। पहली पंक्ति पढ़ते हैं। देखिए, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप, भौरा। ठीक है, यहां पर उन्होंने बताया है कि अपने मन को उन्होंने भंवरे की संज्ञा दी है कि मेरा मन एक भंवरे के समान है, जो यहां वहां पेड़ फूलों पर जाता है, रस लेता है, फिर कहीं दूसरी जगह चला जाता है, मतलब मन स्थिर नहीं है, है ना। गोपियों वाले चैप्टर में मैं देखा था ना कि जब योग का संदेश उद्धव जी लाते हैं तो गोपियों ने उनसे क्या कहा था कि जाइए योग का संदेश उन्हें दीजिए जिनका मन चंचल हो। ठीक है, भंवरे के समान। तो जो गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है, वह यह नहीं समझ पा रहा कि वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे। कुछ नहीं पता इस जीवन के बारे में, आज है कल ना हो, कुछ भी हो सकता है। तो तात्पर्य ये नहीं है कि हम पता नहीं है कल का तो हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं कि चलो हमें क्या करना है, कल का तो कोई भरोसा है नहीं तो हमें क्या करना है, बल्कि जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, है ना। कि इस तरह से हमें अपने जीवन को जीना है कि जब सुबह उठें तो प्रसन्नचित होकर और थैंक कहें अपने परमात्मा को, ऊपर वाले को, जिसे भी हम मानते हैं कि हे प्रभु, हे परमपिता, हे अल्लाह, हे ईश्वर, तूने हमें एक और दिन, एक और नई सुबह दी, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, फिर जब शाम को सोने से पहले कहें कि आज का दिन जो भी रहा वो अच्छा था, इसमें मैंने क्या क्या गलतियां की, मुझ में क्या क्या कमियां थी, वो हमें देखना है। अक्सर मनुष्य की प्रवृत्ति रहती है, हमारी प्रवृत्ति रहती है कि हम दूसरों की कमियों को तो खोजने लगते हैं, लेकिन अपने अंदर क्या कमी है उसको हम देखते ही नहीं। यदि हम ये शुरू कर दें, ये प्रारंभ कर दें, अपनी कमियों को देखना सबसे पहले शुरू कर दें, यदि हर मनुष्य इसी तरह से करेगा तो बहुत अच्छा होगा, सुखद अनुभव। ठीक है, तो सोते समय भी परमात्मा को, ईश्वर को, ऊपर वाले को धन्यवाद दें और उठने के तुरंत बाद भी। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि उसके समीप मुरझा कर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक हैं। ये जीवन नश्वर है, नष्ट होना ही है, जन्म है तो मृत्यु अटल है। ठीक है, कोई भी ये नहीं कह सकता, चाहे वो कोई राजा हो या रंक हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक का जीवन का अंत होना ही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अनंत नीलिमा, आसमान की ओर इशारा करते हुए कवि क्या कहते हैं कि कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। क्योंकि जो आकाश है वो अनंत है, उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। जिस चीज का, जिस बात का कोई आदि या अंत ना हो उसको अनंत कहते हैं। ओके, तो कितने ही लोग, कितने ही चले गए, आए और चले गए हैं। अच्छे बड़े बड़े सूरमा, राजा, प्रतापी राजा, जिनका जन्म हुआ उनको मृत्यु भी प्राप्त हुई। सब कुछ पता है इस आकाश को। ठीक है, जिसे
पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया है और लोग इन्हें पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। ठीक है, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। अब फिर भी तुम यदि चाहते हो, वे अपने मित्रों से कहते हैं, क्योंकि मित्र उनसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि नहीं तुम्हें तो अपनी आत्मकथा लिखनी होगी। तो क्या कहते हैं अपने मित्रों से, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं अपने जीवन की दुर्बलताएं सबके समक्ष रखूं, क्योंकि जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो सबके पास तो जाएगी। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, जब तुम देखोगे कि मेरे जीवन में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके कारण सबको कुछ सीख मिले, या ऐसा मैंने कोई महान कार्य नहीं किया जिसके कारण सब मेरी वाहवाही करेंगे। गागर मटकी, ये मेरे जो मेरा जीवन है वो एक खाली मटके के समान है, इसमें कुछ नहीं है, फिर मैं क्यों अपनी आत्मकथा लिखूं मित्रों। ठीक है, इस तरह से वे कहते हैं। कवि अपने मित्रों से प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं भी अपने जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं, जिन्हें पढ़कर तुम लोग मेरे जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओगे। ठीक है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब देखिए यहां पर कितना बड़ा तंज कसा है, कितना बड़ा व्यंग किया है, और एकदम प्रत्यक्ष रूप से कवि ने मित्रों से कहा है कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वालों। अब देखिए जमाने की बात बताई है, दुनिया की बात बताई है कि अक्सर क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि अक्सर बहुत लोग हमारे मुंह पर तो हमारी प्रशंसा करते हैं, अरे वाह क्या बात है, अरे तुम जैसा तो कोई है ही नहीं, तुमने जो कार्य किया है वो इतना अच्छा कि मतलब भाई एक्सीलेंट, बहुत सारी बातें, ऐसी सारी बहुत सारी बातें कह देते हैं मुंह पर। और वही लोग दूसरों के पास जाकर या सामने जाकर क्या कहते हैं, कुछ नहीं किया, सब एकदम नहीं, कुछ नहीं किया। मतलब कि एक तरफ मुंह पर प्रशंसा करते हैं, दूसरी तरफ उसी व्यक्ति की अपमान भरी बातें भी करते हैं उसके लिए। तो यही कवि कहना चाहते हैं कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। ऐसा नहीं कि तुम मेरे जीवन का आनंद उठाने बस रस लेना चाहते हो, मतलब मेरी कमियों को कुरेदना चाहते हो, मेरे दुखों को कुरेदना चाहते हो, कहीं ऐसा ना हो। ऐसा चाहते हो क्या मित्रों? ठीक है, यदि चाहते हो तो वही सही। जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को मेरे दुखों का कारण समझो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आत्मकथा में तुम्हारा जिक्र मैं करूं, क्योंकि मुझे वास्तविकता लिखनी होगी ना, फिर उसको पढ़कर तुम ही दुखी हो जाओ कि लो हमने इससे इतना अच्छा कहा कि आत्मकथा लिखो और इसने हमारी ही निंदा कर दी, हमारी ही बुराई कर दी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दोषों को जब मैं लिखूं, क्योंकि हरेक के दोषों को लिखना पड़ेगा, हरेक के गुणों को लिखना पड़ेगा, आत्मकथा में कुछ भी नहीं छुपाना है। तो अब क्या कहते हैं कवि कि मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुम्ही ने मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली किया है, क्योंकि मैं उसमें यथार्थ को लिखूंगा, वास्तविकता को लिखूंगा। आगे क्या है, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसी विडंबना है जीवन की, कैसा है ना ये जीवन, कभी कुछ कभी कुछ, ठीक है, कभी दुख कभी सुख, कभी धूप कभी छांव, क्या है आखिर ये जीवन। देखिए कवि का तात्पर्य यह है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है, सरल है, सहज है और एकदम दर्पण की तरह स्वच्छ है। जैसे वे अंदर से हैं वैसे ही वे व्यवहार से हैं। उन्होंने कोई मुखौटा ओढ़कर नहीं रखा है, उन्होंने कोई नया चेहरा लगाकर नहीं रखा है कि किसी के सामने कुछ और अपने आप को प्रस्तुत करेंगे और वास्तविक रूप कुछ और होगा। जो व्यक्ति सरल और सहज होते हैं वो सबके सामने एक समान ही रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति होते तो महान हैं, लेकिन दुनिया उनका फायदा भी उठाना चाहती है, उनको तरह तरह से प्रताड़ित भी करती है। देखते हैं क्या होता है। इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया।
जिनसे उन्हें कष्ट सहना पड़ा, परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव पर कोई मलाल नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं एक सच्चा हूं, अच्छा हूं और मैं जैसा हूं वैसा मैं हूं। मुझे पता है, आत्मसंतुष्टि तो है ना, मैं आत्मसंतोष तो है मेरे पास। और आपने सुना होगा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ठीक है, अब देखिए, और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते, ना वो अपनी भूलें बताना चाहते हैं और ना ही वो छल कपट गिनाना चाहते हैं जो उन्होंने सहे हैं, जो उन्हें सहने पड़े हैं। कितनों ने उनको धोखा दिया, कितनों ने उनके साथ छल किया, कपट किया, वो सारा कुछ यहां तो है, उनके मन मस्तिष्क में है, परंतु वे आत्मकथा लिखकर उसको बताना नहीं चाहते हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, ध्यान से सुनिएगा। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने होने वाले उन बातों की। चांदनी रात, इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था उसमें चांदनी रात का वर्णन हुआ था ना, स्फटिक शिला कहा था कवि ने। तो यहां पर देखिए फिर चांदनी रात आ गई है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की। चांदनी रात अर्थात बहुत अच्छा जीवन, सुखद जीवन, सुखमय जीवन। अब वो कहते हैं कि जो मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, कुछ पल मेरे साथ इतने अच्छे रहे कि उनकी यादों को हमेशा मैं संजोए रखना चाहता हूं, तो फिर उन बातों को भी मुझे आत्मकथा में लिखना होगा, मेरी हर एक बात को आत्मकथा में लिखना होगा, कुछ भी छुपाना नहीं है मुझे। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने होने वाली उन बातों की। कवि ने अपनी प्रेयसी को यहां पर बताने का प्रयास किया है मित्रों से कि मेरे जीवन में मेरी प्रेयसी थी, चाहने वाली थी, प्रेमिका थी, और वो इतनी मधुर स्मृतियां हैं, स्मृतियां मीन्स याद है, ठीक है, इतनी मधुर स्मृतियां हैं कि जब कभी भी मैं एकांत में होता हूं, जब कभी भी मैं उदास होता हूं, तो वो मधुर स्मृतियां सुनहरी सुनहरी चांदनी रात की तरह अच्छी यादें को याद कर कर दुखी मन को भी खुश कर लेता हूं, प्रसन्नचित कर लेता हूं। देखिए, कवि के अनुसार वो रातों के हसीन लम्हे जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, वो साथ में हंसकर कवि के साथ की गई मीठी बातें आदि उनके निजी जीवन का अनुभव है। वो ये अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाएं, क्यों अपनी सारी बातें, व्यक्तिगत बातें वो पब्लिक में लेकर आए, इसलिए वो आत्मकथा लिखने से मना करते हैं। क्यों? जैसा कि मैंने पहले बताया कि आत्मकथा यदि लिखी जाती है तो उसमें हर एक बिंदु को शामिल किया जाता है। मान लीजिए एक मेरा अभी वर्तमान में बहुत अच्छा कोई मित्र है और हो सकता है उसने पास्ट में कभी मेरे साथ छल कपट किया हो, तो मुझे वो लिखना पड़ेगा कि ये वही मित्र है जिसने मेरे साथ छल कपट किया था। अब उस मित्र को लग जाएगा बुरा, इसलिए कवि कहते हैं कि भाई रहने दो, मैं आत्मकथा नहीं लिखता हूं, नहीं तो सारे दुखों को मुझे कुरेदना होगा, सारी बातों को मुझे उसके सामने लाना होगा, जिससे बहुत लोगों को दुख होगा और फिर वो उस दुख का कारण मुझे ही समझेंगे। ठीक है, मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। अब देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं, कुछ ऐसे लम्हे मीन्स पल, ठीक है, ऐसे पल आते हैं जो मतलब उसको ऊपर से नीचे तक बिल्कुल मन से, तन से, वचन से, कर्म से प्रसन्नचित कर देते हैं। उसका चेहरा खिल उठता है और देखते ही, जैसे आप जब हम रस पढ़ेंगे तो रस मीन्स भाव, ठीक है, रौद्र रस, श्रृंगार रस, बहुत सारे रस हैं, 9 रस हैं मुख्य रूप से। तो व्यक्ति के हाव भाव बता देते हैं कि व्यक्ति प्रसन्न है, दुखी है या क्रोधित है ना, बता देते हैं ना। आप लोग भी समझ जाते होंगे ना, अरे आज पापा गुस्से में हैं, चुपचाप बैठ जाओ, मम्मी कहती बेटा चुपचाप बैठ जाओ, जल्दी पापा आने वाले हैं। ठीक है, पापा आए और हम बिल्कुल बुक लेकर बैठ गए, भले ही वो उल्टी किताब रख ली हमने कुछ भी होता है। ठीक है, तो यहां पर वो यही कह रहे हैं कि मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। सपने भी देखते हैं ना, हम सपने देखते हैं, आप भी सपने देखते होंगे। कभी कभी जब हम सपने देखते हैं, और एक सपने की खासियत क्या होती है कि सपने में हम ही हीरो होते हैं, मतलब हम बिल्कुल सुपरमैन होते हैं, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, जो भी मैन होते हैं, सब शक्तिमान, सब कुछ हम ही होते हैं। और फिर क्या होता है कि उस सपने में फिर विलन कुछ होता है, लेकिन जीत आखिरकार हमारी होती है। और जब आंख खुलती है
हाँ, मैं तो ये ही हूँ, मैं तो बिस्तर पर ही पड़ा हूँ, ओ शिट। फिर हम सुनाते हैं अपनी मम्मी को या अपने दीदी भैया या अपने फ्रेंड्स को सुनाते हैं कि पता है आज मैंने ये सपना देखा, इस तरह से, ठीक है। तो मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। कभी सपने में ऐसा देखा होगा कवि ने कि हो सकता है उनकी प्रेयसी उनके पास आ रही हो, परंतु आने वाली थी, इतने में आंख खुल गई और चला गया। अब वो फिर दुखी हो गए, ठीक है। जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कभी कभी जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें मिला नहीं। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को, अर्थात उन सुखों को, देखिए बेटा एक और बात बता दूं, प्रेयसी या प्रेमिका सुखों के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। यहां पर कवि ने जो अच्छे पल हैं उनको प्रेयसी का नाम दिया है, प्रेयसी की संज्ञा दी है, प्रेयसी की उपमा दी है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या कहते हैं कवि, जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कभी कभी जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें प्राप्त ही नहीं हुआ। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को, अर्थात सुखों को, ठीक है, गले लगाना चाहा, तब तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई, अर्थात सुख आते आते चला गया और कवि फिर से वैसे ही रह गए, दुखी रह गए, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या है, कवि क्या कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती निज सुहाग मधुमाया में। यहां पर फिर उन्होंने अपनी प्रेयसी अर्थात जो सुखद स्मृतियां हैं, जो सुख हैं, उनकी चर्चा की है और वे बताना चाहते हैं कि वो जो सुख था, सुख अर्थात उनकी प्रेयसी, प्रेमिका, सुख को उन्होंने प्रेमिका का नाम दिया है, वो इतनी प्यारी थी, मतलब उनके सुख जो थे वो इतने प्यारे थे, तो उन्होंने प्रेमिका को, जस्ट इमेजिन, कवि तो इमेजिन ही करते हैं ना, कल्पना ही करते हैं, तो उन्होंने सुखों को प्रेमिका का रूप दिया और कह रहे हैं कि उसके जो गाल थे, उनकी लालिमा इतनी अच्छी थी कि सुबह की जो भोर की लालिमा है वो भी उसके सामने फीकी दिखती थी। समझ में आया? उन्होंने अपने सुखों की तुलना या सुखों की संज्ञा दी है, क्या नाम दे दिया सुखों को, प्रेयसी अर्थात प्रेमिका, और उस प्रेमिका की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उसके जो गाल हैं, लाल लाल गाल, अर्थात जो सुंदर से गालों की जो लालिमा है वो सूरज की उषा काल की लालिमा से भी कहीं सुंदर है। देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार लेती थी। उषा मतलब सुबह, प्रातःकाल, सूर्योदय से पहले का समय। आपने देखा है ना, प्रातःकाल देखा है ना, सूर्योदय के समय जाग जाया करिए, बिस्तर छोड़ दिया कीजिए, ठीक है। तो वो जो आसमान, सारा आसमान लाल लाल सा नजर आता है और वो ठंडी ठंडी सुहानी सुहानी बिल्कुल मंद मंद जब हवा चलती है तो कितना अच्छा लगता है। तो उन्होंने सुखों की तुलना प्रेमिका से की और उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वो इतनी सुंदर थी कि उसकी जो अरुण कपोल मीन्स, अरुण मीन्स लाल, कपोल मीन्स गाल, ठीक है, उसको उन्होंने कहा कि उषा भी उससे उधार मांगती थी उस लालिमा को, ठीक है। उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की। ध्यान से सुनिएगा, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंधा की। यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगे हैं, क्यों लगे हैं? उसकी स्मृति पाथे बनी है, थके पथिक की पंथा की। पूछ रहे कवि हमसे, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंधा की, मतलब उसकी स्मृति पाथे बनी है। पाथे मतलब मुझे एक रास्ता दिखाने वाला, ठीक है, कि उसकी जो स्मृति है, मेरी प्रेयसी की, मेरी प्रेमिका की जो मधुर मधुर स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, उसकी स्मृतियां ही मेरे जीवन को आगे जीने का सहारा बनी है। मैं उसी के अच्छी यादों के सहारे ही अपना जीवन जी रहा हूं। सीवन को उधेड़ कर देखो, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंधा की। तो क्यों आप चाहते हो कि मेरे दुखों को या अच्छी जो भी बातें हुई उनको कुरेदना क्यों चाहते हो, क्यों चाहते हो कि मैं मेरी आत्मकथा लिखूं, ठीक है। कवि कहता है
कि उनकी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद करके आज कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। सुखों के सहारे ही आज यदि वो दुखी भी है तब भी उन सुखों के सहारे जीवन बिता रहा है और उनके जीवन का एकमात्र सहारा यही यादें हैं। तो क्या तुम, मतलब मित्रों से कह रहे हैं वो, मेरी उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो? सीवन को उधेड़ कर देखो। सीवन मीन्स सिलाई। सिलाई, यदि कोई कपड़ा है हम उसको उधेड़ते हैं ना तो फिर वो नया सा दिखाई देने लगता है जहां जहां सिलाई होती है ना। तो सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, क्यों मेरी जीवन की गाथा को तुम कुरेदना चाहते हो? क्या मिलेगा तुम्हें इससे? और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो और मेरी यादों की चादर को तार तार करना चाहते हो कि मेरे जीवन में क्या क्या घटित हुआ, क्या अच्छी बातें हुई, क्या बुरी बातें हुई, क्या सुख मिला, क्या दुख मिला। ठीक है, अब देखिए, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि फिर अपने मित्रों से कहते हैं कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, मेरा जीवन छोटा सा है, उसमें मैंने कोई महान कार्य नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं है जिसको मैं लिखूं और दुनिया उसको पढ़कर वाह वाही करे, है ना, दाद दे कि वाह वाह क्या बात है। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या इससे अच्छा ये नहीं होगा कि मैं मौन रहूं, मैं चुप रहूं और सबकी बातों को सुनूं? पूछ रहे हैं वो, कह रहे हैं अपने मित्रों से कवि। प्रस्तुत पंक्तियों में जय शंकर प्रसाद जी की महानता का पता चलता है। उनके अनुसार उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा है। वे स्वयं को तुच्छ मनुष्य मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वो खुद के बारे में बड़ी बड़ी यश गाथाएं लिख सकें। इसलिए वो चुप रहना ही उचित समझते हैं और दूसरों की गाथाओं को सुनते हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। क्या करोगे मेरी आत्मकथा मेरे बारे में सुनकर, उससे मिलेगा क्या? कुछ नहीं किया मैंने, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीधी साधी आत्मकथा सुनकर भला क्या करोगे, उसमें तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं होगा। मैंने ऐसा कोई महान कार्य नहीं किया जिसका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं और मुझ में अब उन्हें लिखने की और इच्छा शक्ति नहीं है, मैं नहीं लिखना चाहता, तो कृपया मुझसे आत्मकथा लिखने का अनुरोध मत करो मित्रों। इस तरह से अपने मित्रों से वे कहते हैं। ठीक है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि कविता में किस तरह से बताया गया है, कैसा काम किया गया है। तो अब चलते हैं हम हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर, जिसमें आपको मिलेगी क्लास 6 to 12 शिक्षा एकदम फ्री, बेस्ट एजुकेशन, बहुत अच्छी शिक्षा। तो आपके हाथ में जो मोबाइल है उससे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने मित्रों से भी कहिए कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका ही चैनल है, आपका साथ हमारा भरोसा। तो इस तरह से मैग्नेट ब्रेन्स जो शिक्षा लेकर आया है वो भी सभी सब्जेक्ट्स की, ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि सारे स्टेट्स बोर्ड्स में मैग्नेट ब्रेन्स देगा एकदम फ्री एजुकेशन। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई चार्ज नहीं, आप घर बैठे बिठाए बहुत अच्छी एक वैल्यूएबल शिक्षा एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।